सुमित बताइए। शुक्रिया मेहर। देखिए, जिस तरह बाजार में करेक्शन आया, बहुत सारे अच्छे मिड कैप कंपनीज हैं जो कि सही वैल्यू पे मिल रही हैं। मिसाल के तौर पर प्रभात डेयरी को चुना गया है। चुनने की वजह एक अच्छी वैल्यू है, 50% के आसपास की वैल्यू इरोड हो चुकी है पिछले कुछ एक समय में। और जिन रिपोर्ट्स को रेफर किया जा रहा है उनका मानना है कि यहाँ से शेयर में करीब क्योंकि 100 रुपये के आसपास शेयर चल रहा है, 220 रुपये के टारगेट्स वो देख रहे हैं, यानी कि दोगुने से भी ज़्यादा का पोटेंशियल अपसाइड उन्हें दिखाई पड़ रहा है इस कंपनी के अंदर। रिसेंट नंबर्स जो आए हैं Q2 के, उसके बाद ही रिपोर्ट आई हैं और नंबर्स के हिसाब से अगर देखें तो मुनाफा करीब 45% बढ़ा है YoY बेसिस पर। और इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो 50% रिड्यूस हुई है। कंपनी ने अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को बहुत सब्सटेंशियल वे में रिड्यूस किया है, जिसकी वजह से कंपनी का मुनाफा जो है बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। ऑपरेटिंग फ्रंट पर भी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हुई है, 10% के आसपास ऑपरेटिंग मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। कई मेजर क्लाइंटल जो कि कंपनी के MNC मतलब मेजर MNC क्लाइंटल जो है वो कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल है और उनको कंपनी सप्लाई करती है अपने जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो। कैश EPS करीब 2.5 रुपये के आसपास की है, 20 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है। पूरा स्पेस करीब 51 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। तो स्पेस के कंपैरिजन में, यानी कि अगर बाकी पीएस से कंपैरिजन देखें तो वहाँ पर भी एक अच्छी वैल्यू दिखाई पड़ रही है। प्रमोटर एक स्ट्रॉन्ग स्टेक है कंपनी के अंदर, कोई भी इसका गिरवी नहीं है। लगातार डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी मेंटेन करती आ रही है और अभी भी अगर क्योंकि हाल की ही लिस्टिंग है तो बहुत ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जितना भी ड्यूरेशन कंपनी ने बिताया है उसमें भी कंपनी ने अच्छा डिविडेंड दिया है। वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट को रेफर किया गया, उनका मानना है कि 220 रुपये के पोटेंशियल अपसाइड कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को देखते हुए और नई यूनिट्स एडिशन किया गया है उसको देखते हुए आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। एक अच्छी वैल्यू के तौर पर भी उन्होंने इसे आंका है। तो आज के शेयर प्रभात डेयरी है। बिल्कुल, तो इस पर नज़र रख सकते हैं। करीब 2.5% ऊपर प्रभात डेयरी इस समय ट्रेड करते हुए। शुक्रिया सुमित। जय, चलिए आपसे आखिरी सवाल, चलते चलते कोई ट्रेडिंग आइडिया देना चाहेंगे क्या आप? वेल ओवरऑल मीर मैं कहूँगा कि ये जो आप शुगर स्पेस की बात कर रहे थे, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म में जहाँ तक मैं भी चेक कर रहा था शुगर जो हिसाब से ट्रेड हो रहा है और उसमें जो हिसाब से कमोडिटी स्पेस में एक पैटर्न फॉर्म हुई है, तो मेरा ये मानना है कि वहाँ पे एक अच्छा चैनल मूव से लोअर एंड ऑफ द चैनल से शुगर कमोडिटीज़ में भी एक अच्छा मूव देखने मिला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। वहाँ पे ट्रेडिंग में बलरामपुर चीनी जो मैंने सुबह भी रेकमेंड किया था, आई थिंक वहाँ पे एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। 135-140 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, जहाँ तक 105 के लेवल्स होल्ड किए हुए हैं स्टॉक ने। तो आई थिंक वहाँ पे एक अच्छा रिस्क है 1:2 का, तो यहाँ पे बाई कर चल सकते हैं। जी, शुक्रिया आपका जय बातचीत करने के लिए। नताशा शंकर और किरण यादव हमारे साथ मौजूद हैं। एक हेवल्स को देख लेते हैं जहाँ पर लगातार हम दबाव देख रहे हैं और अभी भी ये स्टॉक दिन के निचले स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है, करीब 2.5% की कमजोरी के साथ 311 के लेवल्स पर। किरण, ये आपका व्यू क्या है? अभी यहाँ से और कितना नीचे जा सकता है ये शेयर? जी, कौन से शेयर की बात? हेवल्स में मुझे लगता है कि थोड़ी सी वीकनेस और भी है, पर वर्टिकल क्रैक देखा गया है 450 से लेके करीबन 312, तो ओवरसोल्ड दिखाई देता है। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा गिरावट आएगी, पर बाइंग की सलाह भी नहीं होगी क्योंकि कोई ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न दिखाई नहीं देता। बेस्ट केस सिनेरियो जो पुल बैक आएगा जो वो करीबन 353 तक ये स्टॉक ले जा सकता है, पर अभी बाय नहीं करना चाहिए। एक बार ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखने के बाद ही बाय करना चाहिए। ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न करीबन 320-322 के ऊपर दिखाई देगा, तो जब तक इसके नीचे है तब तक अवॉइड लिस्ट में ही रहेगा। इस बीच दो स्टॉक्स जिन पर अच्छा मूव, इनफैक्ट 3 जिन पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, एक है इंजीनियर्स इंडिया, एक है ऑयल इंडिया और साथ ही PNB गिल्ड्स। इंजीनियर्स इंडिया पर नताशा क्या व्यू है आपका? इंजीनियर्स इंडिया पे वी बीन पॉजिटिव फॉर अ वाइल नाउ। इनफैक्ट स्टॉक का प्राइस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, गिवन कि एक बार जो पब्लिक केपेक्स साइकिल है उसमें एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से केपेक्स साइकिल जो है वो भी रिवाइव कर सकता है, तो उसका बेनिफिट जो है वो कंपनीज लाइक इंजीनियर्स इंडिया पे डेफिनेटली दिखना चाहिए। इट्स अ डेट फ्री कंपनी, इट्स अ कैश रिच कंपनी, इट्स अ गुड कंपनी टू हैव। इस बीच दीपक जसानी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। क्या व्यू है आपका मार्केट पर? थोड़ा सा कंसर्न और कन्फ्यूजन दोनों है मार्केट में, यू नो, स्पेशली सिंस डीमोनेटाइजेशन। डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि कमेंट्री चेंज हो रही है नाउ। एक तरफ इफ़ यू लुक एट इट पॉजिटिवली तो बैंक्स के लिए इतना सारा डिपॉजिट का इनफ्लो आ रहा है, द इंटरेस्ट रेट्स और लेंडिंग रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी लोअर अगले 6 महीने में अगर हम देखें, बट एट द सेम टाइम जो शॉर्ट टर्म कंसर्न्स हैं दे आर मोर ऑन द कंजम्पशन साइड। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या है इसमें?
हाँ, गुड मॉर्निंग। जिस दिन ये डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ था उसी दिन हमने एक नोट रिलीज़ किया था। उसमें हमने कहा था कि इसके कारण ये Q3 में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको इम्पैक्ट हो सकता है। और वैसे हमें पता है कि Q4 में अगर 1 अप्रैल को GST लॉन्च होने वाला है तो Q4 में भी लास्ट 15-20 दिन में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रह सकता है, तो उसमें भी शायद इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट हो सकता है। सो हमने उस नोट में लिखा था कि Q3 और Q4 दोनों में GDP ग्रोथ अफेक्ट हो सकता है, उसके कारण अर्निंग्स डाउनग्रेड पॉसिबल है। सो हम जो अपसाइड मार्केट में जो सोच रहे थे वो शायद अभी 1-2 क्वार्टर के लिए पोस्टपोन हो गया है। सो वी स्टिक टू दैट व्यू। अभी भी जो लॉजिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़ है लोगों को कैश एक्सचेंज करने की या कैश विड्रॉ करने की, वो शायद और 1-2 वीक रह सकती है। उसके बाद जो चक्के हैं लिक्विडिटी के वो शायद फिर से लुब्रिकेट होके शुरू होंगे। लेकिन ये 2 या 3 वीक में जो इम्पैक्ट पड़ा है इसके कारण, उसमें से बाहर निकलते निकलते शायद 1-2 महीना लग सकता है। और वैसे ये Q3 इज़ अ गुड क्वार्टर ट्रेडिशनली। ऑफ कोर्स Q4 इज़ द बेस्ट क्वार्टर, बट Q3 में भी कंजम्पशन लेवल्स काफ़ी हाई होते हैं। तो ये ऐसे टाइम पे ये मेजर आया है, उसका इम्पैक्ट कुछ वीक्स तक रह सकता है। जी मिस्टर जसानी, ऐसे में मौजूदा स्तरों से और कितना कमजोर होता हुआ देख रहे हैं आप मार्केट, और क्या सलाह दे रहे हैं क्लाइंट्स को? क्या स्टॉक पिकिंग शुरू कर देनी चाहिए या फिर रुकना चाहिए अभी? देखिए, ये बहुत फैशनेबल है लोगों को कहना कि हम लॉन्ग टर्म में वी आर बुलिश। काफ़ी एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कंटिन्यूसली, वो अपने जो ट्यून है वो चेंज नहीं करते हैं। बट हमें ये लग रहा है कि पहले तो इन्वेस्टर को खुद को अंदर से देखना है कि उसमें कितनी पेशेंस है, कितना रिस्क टॉलरेंस है। अगर उसमें पेशेंस या रिस्क टॉलरेंस नहीं है तो शायद उसको और थोड़ा वेट कर सकते हैं। हमें निफ्टी का टारगेट्स ये लग रहा है कि नियर टर्म में शायद एक बाउंस ड्यू है आफ्टर सच अ बिग फॉल, तो 8200 8400 के बीच में तक बाउंस हो सकता है। लेकिन उसके बाद शायद यही कारण से या ट्रम्प के कारण से या कहीं कोई और कारण नया निखर सकता है, जिसके कारण 7600 to 7700 निफ्टी पॉसिबल लगता है। बिल्कुल। लेकिन इस बीच देखिए, इसे लेकर कन्फ्यूजन और कंसर्न दोनों ही काफ़ी है। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से एक बार संकेत दिए हैं कि बैंक्स में जो पैसे डीमोनेटाइजेशन के तहत करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए आ रहे हैं, उसमें कुल मिलाकर 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की रकम बैंक्स में ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुकी है। और ये जो नया पैसा बैंक में आया है, उसका इस्तेमाल जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर सस्ता कर्ज देने के लिए भी किया जा सकता है। यानी आने वाले समय में आप सस्ते कर्ज की उम्मीद कर सकते हैं। देश को भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराने के लिए, देश को काले बाजारियों से मुक्त कराने के लिए, देश को काले धन से मुक्त कराने के लिए मैंने जो बीड़ा उठाया है, उसको सबसे ज्यादा आशीर्वाद गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों ने दिए हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सपने सच होके रहेंगे। भाइयों बहनों, मैंने 50 दिन कहा है, मैंने देश के सामने पहले ही दिन कहा था, ये काम बहुत बड़ा है, समय लेने वाला काम है, तकलीफ उठानी पड़ेगी ऐसा काम है, कुछ असुविधा होगी ये भी मैंने कहा था। लेकिन मैं हैरान हूं, मेरे देशवासी तकलीफ झेलने के बाद भी इस काम की सफलता के लिए कष्ट उठा रहे हैं। इस काले धन से देश को मुक्त कराने के लिए, भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराने के लिए आप जो कष्ट उठा रहे हो, मेरे गरीब भाई कष्ट उठा रहे हैं, मेरे मध्यम वर्ग के भाई कष्ट उठा रहे हैं, मेरे दलित भाई कष्ट उठा रहे हैं।
मेरे आदिवासी कष्ट उठा रहे हैं, मेरे किसान भाई कष्ट उठा रहे हैं, मेरी माताएं बहनें कष्ट उठा रही हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आपका तप कभी बेकार नहीं जाएगा। देश सोने की तरह तप करके बाहर निकलेगा। तो फिर से एक बार वही वो जो शॉर्ट टर्म पेन है उस पर ये मोदी कुछ हद तक रिलीफ देने की बात करते हैं। लेकिन दीपक, वाकई कितना फीजिबल या फिर वायबल आपको लग रहा है? बिकॉज एक तो चलिए आप ये मान सकते हैं कि बैंक्स के पास डिपॉजिट आएगी, लेंडिंग रेट्स कम होंगे। लेट्स नॉट फॉरगेट कि इंटरनेशनली फेड इनफैक्ट ऑलमोस्ट गिवन है कि 25 बिप्स का हाइक करने वाला है। अब ऐसे में भारत की ट्रैजेक्टरी अगर डाउनवर्ड होती है और एक हद से ज़्यादा होती है, वो जो स्प्रेड क्रिएट होगा अपने आप में, उसका इम्पैक्ट फिर स्पेशली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट्स में आता है उस पर भी देखने को मिलेगा। वाकई कितना आप देख रहे हैं डाउन साइड इंटरेस्ट रेट्स में? हाँ, आपने ये सही बताया है। हमें भी ये लग रहा है कि दिसंबर और फरवरी के बीच में अपनी जो इंटरेस्ट रेट्स है, लोकल इंटरेस्ट रेट्स, वो बॉटम आउट हो जाएगी। उससे ज़्यादा हमें डाउनसाइड नहीं लग रहा है। शायद उसके साथ अपनी इक्विटी मार्केट्स भी बॉटम आउट हो जाए। ये दोनों कोइंसाइड हो सकता है। हमने देख ही लिया है कि लास्ट जब से ये दो इवेंट आए हैं तब से डेट मार्केट में भी एफआईआईज ने कुछ 12,000 करोड़ से ज़्यादा बिकवाली की है और इक्विटी मार्केट में 10,000 से ज़्यादा बिकवाली की है। सो अगर ये सिचुएशन चलती रही कि यहाँ के इंटरेस्ट रेट्स घटे और वहाँ के बढ़ते रहे, तो ये आउटफ्लो जो है एफआई का डेट मार्केट में से खास करके वो बढ़ सकता है और इसके कारण हमारे रुपी पे भी प्रेशर आ सकता है। सो बियॉन्ड अ पॉइंट यहाँ के इंटरेस्ट रेट्स घटना मुश्किल है। सो लोगों को उसमें भी पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट्स और थोड़े घटते हैं तो आप लंबी अवधि के लिए उसको लॉक इन मत कीजिएगा। ये इंटरेस्ट रेट्स घटने के बाद फिर शायद ऊपर की तरफ आ सकते हैं। जी, इस बीच एक स्टॉक देखिए पीएनबी गिल्ड्स का, अब ये 9% की मजबूती लेकर दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है और महज 1.5 महीने में ये शेयर 25 रुपए से 46 रुपए का हो गया है। और इंटरेस्टिंग ये है कि इन स्तरों से भी एक्सपर्ट्स एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड अगले 6 से 9 महीने में देख रहे हैं। नताशा, अगर आप ट्रैक करती हैं तो मैं आप पे कॉमेंट्स लेना चाहूंगी। पीएनबी गिल्ड्स देखिए, 2 वजह इस पर बातचीत करने की। एक तो पिछले क्वार्टर के अर्निंग्स देखिए जहां पर हमने स्ट्रॉन्ग एक इंडिकेशन देखा था एक टर्न अराउंड का नंबर्स में, जहां पर ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी के 70 से 80% ग्रो हुए थे। और दूसरा ये कि इन डार्क डल डेज में भी स्टॉक ने परफॉर्म किया है। और दूसरी वजह ये कि इस डीमोनेटाइजेशन इंपैक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसका भी बेनिफिट पीएनबी गिल्ड जैसी कंपनियों को मिलेगा। आपकी राय क्या है रीसेंट मूव के बाद? क्या इन स्तरों पर आप भी खरीदारी की सलाह देंगे या फिर कोई और सोच है? ये पीएनबी गिल्ड्स में काफ़ी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी पॉजिटिव हैं। एक, जिस तरह से बॉन्ड यील्ड्स मूव किए हैं उसका बेनिफिट कंपनी को मिला है। आगे जाके अगर इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं तो उसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। सेकंड, उसका जो पेडिग्री है पीएनबी का वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो डिविडेंड यील्ड पर्सपेक्टिव से भी एक कुशन प्रोवाइड करता है जो कि वॉलेटाइल टाइम्स में एक वेलकम चीज़ होती है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज़ अ गुड स्टॉक टू हैव। इस बीच मिड कैप में जो नुकसान है स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो एक्सटेंड हुआ है। सो यू हैव हेवेल्स जो कि अब 4% नीचे है, डीएलएफ 3.5%, टीवीएस मोटर्स, सन फार्मा एडवांस, इन सब पर नुकसान है। जस्ट डायल करीब 2-1% नीचे। दीपक, ओवरऑल जो अर्निंग साइकिल है अब उसमें अनफॉर्चुनेटली माफ़ कीजिए, हर बार ऐसा हो रहा है कि जो एक टिपिकल बॉटमिंग आउट या फिर रिवाइवल ऑफ अर्निंग्स वाला प्रोसेस है वो 1-2 क्वार्टर पीछे खिसकता जा रहा है। नाउ आर यू सेइंग कि जो फर्म रिवाइवल है इन कॉर्पोरेट नंबर्स या फिर अर्निंग्स, उसके लिए हमें रुकना पड़ेगा टिल फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर? आई थिंक सो। नेक्स्ट 2 क्वार्टर में जैसे हमने बताया कि अर्निंग्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सपेक्ट करना कि बॉटम आउट हो जाएंगे Q3 या Q4 में वो थोड़ा ज़्यादा ही एग्रेसिव है। तो कमिंग Q1 या कमिंग Q2 में से वी कैन सी ए गुड ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे
सिक्वेंशली तो शायद मुश्किल है, Q4 इज़ द बेस्ट क्वार्टर, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शायद Q1 या Q2 से हम देख सकते हैं अच्छा ग्रोथ, अगर और कोई इवेंट या और कोई सिचुएशन ना इमर्ज होए तो। जी मिस्टर जसानी, ऑटो शेयर्स में आप क्या कर रहे हैं? मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर ऑलरेडी हमने ऊपरी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक कमजोरी देखी है, अभी कोई स्टॉक जहां पर आप खरीदारी की सलाह देंगे, भले ही चाहे स्टैगर्ड वे में हो बाइंग? ऑटो शेयर्स में नियर टर्म में थोड़ी और वीकनेस हम देख रहे हैं, लेकिन आपने पूछा था कि एक्यूमुलेट, अगर इन्वेस्टर को एक्यूमुलेट करना है तो कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर पेशेंस है, रिस्क एपिटाइट है, तो ऑटो एक अच्छा स्पेस है एक्यूमुलेट करने के लिए शेयर्स। आप धीरे धीरे करके एवरी वीक और एवरी 2 वीक्स ऐड करते रहिए, सो आपको एवरेज का भी एक एडवांटेज मिल जाएगा। इंडिया जैसी इकोनॉमी में ऑटो है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक दूसरी स्पेस है जहाँ पे इमीडिएट टर्म पे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो ये 2 सेक्टर में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इन दोनों सेक्टर से कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको कंफर्ट दे रहे हैं? हमारा कवरेज सारे 2 व्हीलर्स में, सारे स्टॉक्स में है, लेकिन पैसेंजर कार एंड 2 व्हीलर्स ऑटो में हमें पसंद है। सीवी में शायद अप्स एंड डाउन्स कंटिन्यू हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिपेंडिंग ऑन द रिप्लेसमेंट, बट 2 व्हीलर्स एंड पैसेंजर कार अच्छे लग रहे हैं। 8049 पर निफ्टी ट्रेड करते हुए किरण, ऑन द डाउन साइड कोई ट्रेड आप रेकमेंड करना चाहेंगे क्या? ऑन द डाउन साइड डीएलएफ थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है, उसमें ओपन इंटरेस्ट भी एडिशन दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो पुल बैक आपको शुक्रवार के दिन में देखा था करीबन 112 से 117, वो कंप्लीटली नेगेट हो चुका है। थोड़ा सा 111 के नीचे अगर जाता है तो और भी कन्विक्शन बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि 108 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो भी टूटता नजर आएगा। इजीली ये स्टॉक जिस तरीके का ट्रेंड है और जिस तरीके के वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं ऑन द पुल बैक रैली, वो बहुत अच्छे नहीं थे, और जैसे हम स्लाइड कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सप्लाई इज ओवरपावरिंग डिमांड। इजीली ये स्टॉक अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस यानी एक्सपायरी तक देखे तो 102 से लेके 100 रुपए के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। जी, साथ ही आज के सेशन के कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं जहां पर स्ट्रेंथ आई। भारतीय इन्फ्राटेल को देखिए, अब दिन के ऊपरी स्तरों पर ही आ चुका है, 3 से 3.5% की बढ़त स्टॉक में देखी जा रही है। चुनिंदा आईटी स्टॉक्स जहां पर खरीदारी दिखी उसमें एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, तीनों ही शेयर्स करीब 1.5 से 1.25% की बढ़त लेकर दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। ये निताशा, आईटी शेयर्स पर क्या कर रही हैं अभी आप? आईटी शेयर्स में अभी जो यूके और ब्रेक्सिट को लेके जो इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट अभी तक नहीं देखने को मिला है डील्स में और डील डिमांड पाइपलाइन में। बीएफएसआई सेक्टर जो है उसमें डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में जो है द क्लाइंट्स आर ऑलरेडी वेरी कॉशियस, और उसकी वजह से जो डील पाइपलाइंस है उनके ऊपर एक इम्पैक्ट आ सकता है। इसके अलावा जो यूएस में चेंज ऑफ गवर्नमेंट है उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, एटलीस्ट इन द नियर टू मीडियम टर्म, जिसका इम्पैक्ट आगे जाके आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। बट विद इन द स्पेस अगर कोई स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है तो वो है टेक महिंद्रा। कंपनी ने टिपिकली एक बेटर सेकेंड हाफ दिखाया है एज कम्पेयर टू दी अदर आईटी कंपनीज। टेलीकॉम स्पेस में जिस तरह से कंसोलिडेशन हुआ है ग्लोबल स्टेज पे, उसका बेनिफिट कंपनी को मिल सकता है आगे जाके, एंड दे आर ऑलरेडी सीइंग एन इम्प्रूवमेंट एज फार एज द डील पाइपलाइन इज कंसर्न। सो विद इन द स्पेस वी प्रेफर टेक महिंद्रा, लेकिन ऑन द अदर स्टॉक्स वी प्रेफर टू बी न्यूट्रल टिल वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑन द डील पाइपलाइंस। इस बीच भारतीय इन्फ्राटेल है जो कि करीब 0.3% ऊपर है। एचसीएल टेक, हिंडाल्को, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर मूव है। ओएनजीसी पर अच्छा मूव है और इन्फोसिस हरे निशान में लौटा है। तो ये जो आईटी स्पेस पूरा है उसने कुछ हद तक रिवाइवल दिखाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हरे निशान में इस समय ट्रेड करते हुए। दीपक, ये जो कैपिटल गुड्स का स्पेस है इसमें अब इसका सीधा लिंकेज कुछ हद तक कंजम्पशन स्टोरी से है, डीमोनेटाइजेशन का, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि जो कैपिटल गुड स्पेस है वो बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखे, एटलीस्ट ऑन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर साइड। हो सकता है वो बढ़े ही। इनफैक्ट कैपिटल गुड्स में कोई अपॉर्चुनिटी है क्या इस समय?
I agree. Basically, capital goods sector has underperformed over the last couple of years. वहाँ पे ऑर्डर इनफ्लो का इश्यू था, एग्जीक्यूशन का इश्यू था, इसके कारण काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है वो चले ही नहीं है लास्ट कई सालों से। और ये जो मेजर है डीमोनेटाइजेशन का, उसके कारण उस पर इमीडिएट इम्पैक्ट, डायरेक्टली तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी होगा। लार्सन का रिजल्ट है ये, आई थिंक कल, सो वहाँ पे लोगों की नज़र रहेगी कि उनका नज़रिया क्या है अबाउट दिस इवेंट एंड अबाउट द ऑर्डर फ्लो एंड एग्जीक्यूशन गोइंग फॉरवर्ड। तो वो एक क्लोजली देख सकते हैं। ये करंट टाइम्स में शायद ये एक डिफेंसिव सेक्टर कहा जा सकता है। इसमें बढ़त कब आएगी वो कहना मुश्किल है, फॉल शायद दूसरों से कम आ सकता है। जी चलिए, अब रजत के पास चलते हैं और ठीक 10 बजे रजत मार्केट से 10 लेकर आते हैं और उनसे जान लेते हैं कि क्या एक्शन आज रहेगा मार्केट से 10 में। स्पेशली तो स्मॉल कैप स्टॉक्स की रजत आप बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पिटाई इस पूरी स्पेस की हो रही है पिछले 4-5 दिनों से। आज क्या बताएंगे आप? तो बिल्कुल देखिए, मार्केट में तो गिरावट है, लेकिन थोड़ी देर में कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग होने वाली है और ट्रैक करेंगे कि अब प्रेशियस मेटल्स और साथ साथ अन्य कमोडिटीज़ पे क्या रणनीति रखनी चाहिए, कमोडिटी मार्केट पे स्ट्रैटेजी क्या हो। ऊपर से जो शेयर मार्केट है आज दबाव में ज़रूरत है, लेकिन फिर भी कुछ छोटी मझौली कंपनियां ऐसी है जो बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। खासतौर से जो चीनी शेयर्स है आज में काफ़ी स्ट्रांगली मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। तो देखते हैं कि ट्रेडर्स अब क्या सेटअप और स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। छोटे मझौले शेयर्स कौन से हैं जिसमें बाजार पे और पकड़ मजबूत करते जाए, उस पर बात होगी। ब्रोकिंग हाउसेस किन स्टॉक्स पे बेट लगा रहे हैं और गोइंग फॉरवर्ड कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं जो छोटे मझौले शेयर्स हैं वहां पर। टेक्निकल सेटअप, ब्रोकिंग, अलग अलग ब्रोकर्स क्या मानते हैं किन स्टॉक्स का स्ट्रॉन्ग है उस पर बात की जाएगी। और अगले 5.5 घंटे की रणनीति बाजार पे आपके कौन से स्टॉक्स होने चाहिए जो इंट्राडे बेसिस पे ही आपको तगड़ा मुनाफा दिला सकते हैं आज के सत्र में। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे 10 बजे के शो में और शुरुआत करेंगे कमोडिटी मार्केट से। जी 10 बजे कमोडिटी मार्केट की शुरुआत और स्मॉल कैप स्पेस के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स रजत आपको बताएंगे। लेकिन मिस्टर जसानी, आखिरी सवाल होगा आपसे। पहला तो ये कि ये ईयर एंड आप कैसा देख रहे हैं, किन लेवल्स के आसपास निफ्टी पर, और दूसरा ये है कि जो आरबीआई पॉलिसी है उसको लेकर काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हाई रखी जा रही हैं इस बार, स्पेशली अब डिमोनेटाइजेशन के बाद। आपकी क्या राय है इस इवेंट पर? हम एज अ ब्रोकिंग हाउस टाइम बेस्ड टारगेट्स नहीं निकालते हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और उसका कोई फ़ायदा होगा कि नहीं हमें नहीं पता है। सो दिसंबर एंड में मार्केट कहाँ रहेगा ये हमें पता नहीं है। मैंने आपको एक ब्रॉड रेंज दे दी है कि ऊपर में शायद 8200 से 8400 तक जा सकता है और नीचे में 76-7700 इज़ पॉसिबल फ्रॉम नाउ टिल प्रॉब्ली मिड जनवरी। सो दिसंबर एंड में कहाँ होगा वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में ज़रूर रेट कट फेवरेबली कंसिडर कर सकता है आरबीआई, लेकिन उसके पहले ही हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट्स घट चुके हैं, तो उसका अभी यहाँ से कितना इम्पैक्ट आएगा वो बोलना बहुत मुश्किल है। अगर 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट भी अगर काटता है आउटर केस में, तो भी जो सिस्टम में इंटरेस्ट रेट्स है उस पर और कितना डाउनवर्ड असर आएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा कि डीमोनेटाइजेशन होने के बाद 50 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स घट चुके हैं। बिल्कुल। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नताशा, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद अब तक ब्रोकिंग हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो भी एक तरीके से मिक्स्ड बैग ही है। इसमें क्या है ये बताने के लिए संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, बताइए। शुक्रिया मेरी। सबसे पहले CLSA की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये जो कदम लिया गया डिमोनेटाइजेशन का, उसको PM मोदी का कड़ा फैसला बता रहे हैं CLSA, और उनका कहना है कि ये फैसला चौंकाने वाला भी है और उसके साथ साथ इम्प्रेसिव भी है। जिस स्केल का ये फैसला लिया गया है उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं। उनका ये कहना है कि छोटी अवधि में जरूर इससे थोड़ी सी दिक्कतें इकोनॉमी में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए काफ़ी बड़ा गेन देखने को मिल सकता है। और इस कदम के चलते वो अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका मानना है कि छोटी अवधि में अपनी पोजीशंस ऐड करने का एक
काफ़ी अच्छा मौका है। कुछ स्टॉक्स की बात करें, HDFC, इंडिया बुल हाउसिंग और साथ ही साथ अरविंद, इनके जो वेटेजेस है उसमें करीब 1% के आसपास की बढ़ोतरी उन्होंने करी है। उनका ये भी कहना है कि जो कुल जमा राशि हो रही है बैंकों में, उससे 10 से 20% के आसपास की जो रकम है वो शायद बैंकों को ना लौटानी पड़े, क्योंकि लोग अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है वो शायद ना डिक्लेयर कर पाए। तो उस लिहाज से बैंकों के लिए काफ़ी बड़ा गेन ये साबित हो सकता है। सिटी की जहाँ तक बात है तो उनका कहना है कि इस कदम के चलते छोटी अवधि में जो मार्केट्स हैं वो रेंज बाउंड देखने को मिल सकते हैं। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने अपने जो सेंसेक्स के टारगेट मल्टीपल्स हैं उसको 17 से घटाकर 15 किया है, लेकिन 6 महीने का अपना जो टारगेट है 30,000 का उसको वो मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने अपने एवरेज 17 का जो GDP ग्रोथ अनुमान है उसे 7.7% से घटाकर 7.2% किया है। जेफरीज की जहाँ तक बात है तो उनका ये कहना है कि ये जो डीमोनेटाइजेशन का कदम है करप्शन से जुड़ा हुआ, शायद ऐसे कदम और भी सरकार की ओर से देखने को मिल सकते हैं। बैंकों की जहाँ तक बात है, कासा ग्रो कर रहा है, रेट कट्स होंगे, ये पॉजिटिव फैक्टर है, लेकिन उनका ये भी मानना है कि इसके साथ साथ जो एसेट क्वालिटी के इश्यूज हैं वो शायद आने वाले समय में बैंकों के लिए बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से बैंकों के ऊपर दिक्कत आ सकती है। निफ्टी के लिए वो 7,500 के टारगेट सुझा रहे हैं। और IT ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर वो की ओवरवेट है फिलहाल के लिए। आखिरी में JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई जिसमें उनका कहना है कि CY17 का जो दूसरा हाफ है उसमें रूरल और साथ ही साथ जो अर्बन डिमांड है उसमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है। और जो सेक्टर जिस पे वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं उसमें वो इकोनॉमी रिकवरी वाले जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। HDFC बैंक और येस बैंक फाइनेंशियल सेक्टर में उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और उनका ये भी कहना है वेदांता जैसे जो काउंटर्स हैं वो भी आने वाले समय में काफ़ी अच्छी ग्रोथ रजिस्टर कर सकते हैं। तो इन काउंटर्स में खासतौर पर आप नजर रख के चल सकते हैं। शुक्रिया संदीप आपका। तो संदीप ने कई सारे ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स बताई डिमोनेटाइजेशन के बाद जो आई हैं, और एक चीज़ कॉमन है। पहली चीज़ तो ये कि अब सरकारी बैंक, IT और फार्मा ये कुछ चुनिंदा सेक्टर्स हैं जो कि उनको निवेश के लिहाज से कंफर्ट दे रहे हैं। IT पर ओवरवेट हैं ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस। और दूसरा ये कि अब सभी ब्रोकरेज हाउसेस इस इम्पैक्ट को समझते हुए अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहे हैं। अब जो मच रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इक्विटी मार्केट्स को देखें तो निचले स्तरों पर ही भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं। 8,028 के स्तर पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स भी 26,000 के स्तर पर कामकाज कर रहा है। हालांकि इंटरडे में 26,000 के लेवल को भी अभी सेंसेक्स ने ब्रीच किया था।